हेलो एवरीवन, हम कर रहे थे सीआरपीसी। तो सीआरपीसी के सेक्शन हमने 10 कर लिए थे। अब हम आगे के सेक्शन देखते हैं। तो आगे के सेक्शन में आता है 11 सेक्शन। तो देखते हैं 11 सेक्शन क्या कहता है। तो ये कह रहा है न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय, मतलब जो न्यायिक मजिस्ट्रेट है उनकी न्यायालय के बारे में बता रहा है। तो ये देखते हैं। तो इसका फर्स्ट क्लॉज कह रहा है प्रत्येक जिले में जो महानगर क्षेत्र नहीं है, मतलब जो महानगर क्षेत्र नहीं है वहाँ प्रत्येक जिले में बता रहा है। प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेटों के इतने न्यायालय ऐसे स्थानों में स्थापित किए जाएंगे जितने जो राज्य सरकार उच्च न्यायालय के परामर्श पश्चात अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करे। तो ये कह रहा है ये क्लॉज के जो महानगर क्षेत्र नहीं है उन जिलों में प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट और द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट के इतने न्यायालय बनाए जाएंगे जितने राज्य सरकार उच्च न्यायालय से परामर्श करने के बाद बताए कि ये इतने बनाने चाहिए तो उतने बनाएंगे। तो ये बता दिया पहला क्लॉज। अब इसमें परंतु क्या है, तो परंतु क्या कह रहा है, तो परंतु कह रहा है परंतु राज्य सरकार उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात किसी स्थानीय क्षेत्र के लिए प्रथम वर्ग या द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के या एक या अधिक विशेष न्यायालय किसी विशेष मामले विशेष वर्ग मामलों के विचारण करने के लिए स्थापित कर सकती है, और जहाँ कोई ऐसा विशेष न्यायालय स्थापित किया जाता है उस स्थानीय क्षेत्र में मजिस्ट्रेट के किसी अन्य न्यायालय को किसी ऐसे मामले या ऐसे वर्ग के मामलों के विचारण करने की अधिकारता नहीं होगी जिनके विचारण के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट का ऐसा विशेष न्यायालय स्थापित है। तो ये पहले क्लॉज में बता दिया है कि प्रत्येक जिले में जो महानगर क्षेत्र नहीं है वहाँ प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट और द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट के कोर्ट बनाए जाएंगे। ठीक है। और इसमें परंतु दे रखा है, उसमें ये कह रहा है कि राज्य सरकार उच्च न्यायालय से परामर्श करने के बाद प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट बना सकती है, कोर्ट बना सकती है, सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट के भी कोर्ट बना सकती है, पर विशेष मामलों के लिए कुछ विशेष न्यायालय भी बना सकती है। जो विशेष कोई केस होगा जैसे कि डकैती कोर्ट है तो ये विशेष स्पेशल कोर्ट है, डकैती कोर्ट है, फैमिली कोर्ट है, ऐसे कोर्ट मतलब जो भी स्पेशल उन स्पेशल मामलों को ही सुनेंगे उनके भी कोर्ट बना सकती है। तो ये बता दिया परंतु में। और जो स्पेशल कोर्ट है वो सिर्फ स्पेशल जो केस होंगे उनको ही सुनेगा जिसके लिए वो बनाए गए हैं, कुछ स्पेशल मैटर के लिए। अब देखते हैं आगे। सेकंड क्लॉज कह रहा है ऐसे न्यायालयों के पीठासीन अधिकारी उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त किए जाएंगे, और जो प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट हैं, सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट हैं या स्पेशल मजिस्ट्रेट हैं वो क्या किए जाएंगे, हाई कोर्ट द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। अब थर्ड क्लॉज कह रहा है जब कभी उसे यह समीचीन या आवश्यक प्रतीत हो किसी सिविल न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कार्यरत राज्य की न्यायिक सेवा के किसी सदस्य का प्रथम वर्ग या द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्रदान कर सकता है। तो अब थर्ड क्लॉज ये बता रहा है कि उच्च न्यायालय को अगर लग रहा है तो वो क्या कर सकता है, कोई सिविल जज है, सिविल न्यायालय में न्यायाधीश है कोई, उसे क्या कर सकता है, उसे प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट और द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट की शक्तियां में दे सकता है। तो ये बता दिया थर्ड क्लॉज में। तो इसमें 3 क्लॉज है। तो पहला क्लॉज क्या बता रहा है, पहला क्लॉज बता रहा है कि प्रत्येक जिले में जो महानगर क्षेत्र नहीं है वहाँ प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट के कोर्ट स्थापित किए जाएंगे। और कितने किए जाएंगे, ये राज्य सरकार उच्च न्यायालय के परामर्श के पश्चात कोर्ट स्थापित करेगी। हो गया। अब ये परंतु क्या कह रहा है, परंतु नहीं ये कहा गया है कि कोई स्पेशल मैटर है उसके लिए जो राज्य सरकार है हाई कोर्ट से परामर्श करने के बाद स्पेशल कोर्ट बनाएगी, और जो स्पेशल कोर्ट बनाएगी वो स्पेशल मैटर को सुनेंगे। सेकंड क्लॉज बता रहा है कि जो इनकी नियुक्तियां होंगी प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट, सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट और स्पेशल मजिस्ट्रेट, इनकी नियुक्तियां होंगी स्पेशल कोर्ट के पीठासीन अधिकारी की, तो ये कौन करेगा, तो ये हाई कोर्ट करेगा। हाँ, सेकंड क्लॉज में हाई कोर्ट करेगा। थर्ड क्लॉज ये कह रहा है कि हाई कोर्ट क्या कर सकता है कि कोई सिविल जज है, कोई सिविल जज है तो उसे अगर उस न्यायालय को लग रहा है, अगर हाई कोर्ट को लग रहा है कोई आवश्यकता प्रतीत होती है, समीचीन आवश्यकता प्रतीत होती है, तो वो क्या कर सकता है, सिविल न्यायालय में जो न्यायाधीश हैं, जो कार्यरत न्यायाधीश हैं, उन्हें क्या कर सकता है, उन्हें प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट और द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ प्रदान कर सकता है। ये हो गया हमारा सेक्शन 11। अब 12 देखते हैं। 12 कह रहा है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मतलब ये बता रहा है कि सीजीएम के बारे में और एसीजीएम के बारे में बता रहा है। तो ये देखते हैं। तो ये पहला क्लॉज कहता है उच्च न्यायालय प्रत्येक जिले में जो महानगर क्षेत्र नहीं है एक प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नियुक्त करेगी। तो ये कह रहा है कि जो महानगर क्षेत्र नहीं है उन जिलों में हाईकोर्ट क्या करेगा, एक जो प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट होगा उसे क्या करेगा, सीजीएम बना देगा, मतलब मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बनाएगा। पहला क्लॉज कह रहा है। सेकंड कह रहा है उच्च न्यायालय किसी प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकता है, और
और ऐसे मजिस्ट्रेट को इस संहिता के अधीन या तत्समय प्रबद्ध किसी अन्य विधि के अधीन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की सभी या कोई शक्तियां जिनका उच्च न्यायालय निर्देश होंगी। तो ये सेकंड क्लॉज कह रहा है कि उच्च न्यायालय क्या कर सकता है, कोई प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट है उसे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भी नियुक्त कर सकता है और अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भी नियुक्त कर सकता है। तो सेकंड क्लॉज बता रहा है अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के बारे में कि क्या कर सकता है, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को हाईकोर्ट मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नियुक्त कर देगा। ऐसे मजिस्ट्रेट को इस संहिता के अधीन तत्सम प्रबद्ध अन्य विधि के अधीन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की सभी या कोई शक्तियां होंगी जिनका उच्च न्यायालय निर्देश है। मतलब कौन कौन सी शक्तियां होंगी अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट को, जो हाईकोर्ट बताए। अब आ जाते थर्ड क्लॉज कह रहा है, थर्ड क्लॉज कह रहा है उच्च न्यायालय आवश्यकता अनुसार किसी उपखंड में किसी प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को उपखंड न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में पदावेत कर सकता है और इसे इस धारा के विनिश्चित उत्तरदायित्व से मुक्त कर सकता है। तो ऊपर तो पहले बता दिया मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बना सकता है प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को, सेकंड में बता दिया अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बना सकता है प्रथम न्यायिक मजिस्ट्रेट को, कौन कर सकता है, ये हाईकोर्ट। थर्ड में बता रहा है कि हाईकोर्ट क्या कर सकता है, किसी प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को किसी उपखंड का, कोई उपखंड है उसका न्यायिक मजिस्ट्रेट भी न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में भी नियुक्त कर सकता है। और जब उपखंड न्यायिक मजिस्ट्रेट नियुक्त करेगा तो उसे सीजीएम वगैरह का जो उसके दायित्व होंगे उनसे मुक्त कर देगा, क्योंकि वो अब क्या हो गया, उपखंड का न्यायिक मजिस्ट्रेट बना दिया। अब आ जाते बी। अब इसका थर्ड का बी क्या कह रहा है, ये कह रहा है प्रत्येक उपखंड न्यायिक मजिस्ट्रेट को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के साधारण नियंत्रण के अधीन रहते हुए उपखंड में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से भिन्न न्यायिक मजिस्ट्रेट के काम पर पर्यवेक्षण और नियंत्रण की ऐसी शक्तियां होंगी जैसे उच्च न्यायालय साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त निर्दिष्ट करेगी और वह उनका प्रयोग करेगा। तो ये कह रहा है जो उपखंड में जो कोई उपखंड है उसमें हाईकोर्ट ने उपखंड न्यायिक मजिस्ट्रेट को जो नियुक्त किया है वो क्या होगा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के नियंत्रण में होगा, मतलब मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के नियंत्रण में काम करेगा और उसे वो शक्तियां होंगी जो उच्च न्यायालय बताएगा। तो ये हो गया हमारा सेकंड क्लॉज। अब देखते हैं सेक्शन आगे। तो सेक्शन 13 कह रहा है विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट, मतलब कोई स्पेशल मजिस्ट्रेट, स्पेशल कोर्ट के लिए स्पेशल मजिस्ट्रेट होते हैं, वो एक पर्टिकुलर जो स्पेशल कोर्ट बनाए गए हैं वो उसी पे ही केस सुनते हैं। जैसे कि डकैती कोर्ट है तो डकैती की मैटर सुनेगा, और कोई कोर्ट है तो वो उसकी मैटर सुनेगा। तो ऐसे स्पेशल न्यायिक मजिस्ट्रेट मतलब ऐसे बनाए जाते हैं जब कोई लगता है किसी जिले में कोई विशेष मैटर पे ज़्यादा केस हो रहे हैं तो फिर क्या करेंगे, वो स्पेशल मैटर हो गए, मतलब ज़्यादा आ रहे हैं केस, तो फिर उसके लिए एक न्यायालय बना दिया जाता है, उसे विशेष न्यायालय कहते हैं। उसके लिए जो पीठासीन न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है उसे विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट कहते हैं। तो हम 13 देखते हैं। तो ये कह रहा फर्स्ट, इसका पहला क्लॉज कहता है यदि केंद्रीय या राज्य सरकार उच्च न्यायालय से ऐसे करने के लिए अनुरोध करती है, कौन करता है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार, मतलब राज्य सरकार केंद्र सरकार को लगता है कोई मतलब स्पेशल मैटर पे ज़्यादा केस हो रहे हैं तो फिर क्या करेंगे, उच्च न्यायालय से अनुरोध करते हैं केंद्र सरकार या राज्य सरकार। तो उच्च न्यायालय किसी व्यक्ति को जो सरकार के अधीन कोई पद धारण करता है या उसके पद धारण किया है किसी स्थानीय क्षेत्र में जो महानगर क्षेत्र नहीं है, विशेष मामले के लिए विशेष वर्ग के मामलों के संबंध में द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को इस संहिता द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त की जा सकने वाली सभी कोई शक्तियां प्रदान कर देगा। मतलब ये कह रहा है जब केंद्र सरकार या राज्य सरकार उच्च न्यायालय से विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट के लिए अनुरोध करते हैं तो फिर क्या करेगा, हाईकोर्ट क्या करेगा, कोई ऐसा व्यक्ति जिसे सरकार के अधीन कोई पद धारण किया हुआ हो, मतलब द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट हो, उसे क्या करेंगे, वो विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट बना देता है हाईकोर्ट। अब इसका परंतु ऐसी कोई शक्ति किसी व्यक्ति के प्रदान नहीं की जाएगी जिसके पास विधिक मामलों के संबंध में कोई अर्हता या अनुभव नहीं है जो उच्च न्यायालय के नियमों द्वारा विनिश्चित है। तो ये कह रहा है उसी व्यक्ति को विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट नियुक्त किया जाएगा जिसपे विधिक मामलों के संबंध में कोई ज्ञान हो। तो ये बता दिया हमारा सेक्शन 13। तो सेक्शन 13 पहला क्लॉज कहता है कि केंद्र सरकार राज्य सरकार क्या करेगी, अगर केंद्र सरकार राज्य सरकार को लगता है कोई विशेष मैटर पर ज़्यादा केस आ रहे हैं तो उसके लिए उच्च न्यायालय को बताएगी और अनुरोध करेगी इस पर एक कोर्ट बना दिया जाए, मतलब कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट नियुक्त कर दिया जाए। तो फिर क्या करेगा उच्च न्यायालय, क्या करेगा, कोई या तो कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसने सरकार के अधीन कोई कार्य किया हो, और या फिर सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट को क्या करेगी, विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट बना देगी। और परंतु में ये कह रहा है अगर जो व्यक्ति विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट बनाया जाएगा वो वही व्यक्ति बनाया जाएगा जिसके पास विधिक मामलों के संबंध में कोई अर्हता या अनुभव हो। ये हो गया। अब इसका सेकंड क्लॉज कह रहा है
ऐसे मजिस्ट्रेट विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट कहलाएंगे, और जो विशेष न्यायालय में बैठेंगे उन्हें क्या कहेंगे, स्पेशल मजिस्ट्रेट कहे जाएंगे। मतलब ऐसे मजिस्ट्रेट विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट कहलाएंगे। और एक समय में 1 वर्ष से अनधिक इतनी अवधि के लिए नियुक्त किए जाएंगे जितने उच्च न्यायालय साधारण या विशेष द्वारा निर्दिष्ट करे। तो और ऊपर से ये कह रहा है कि जो विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट बनाए जाएंगे वो केवल पहले 1 वर्ष के लिए बनाए जाएंगे, और हाई कोर्ट उच्च न्यायालय क्या करेगा, उन्हें 1 वर्ष के लिए विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट नियुक्त कर देगा। अब थर्ड क्लॉज ये कह रहा है, उच्च न्यायालय किसी विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट को अपनी स्थानीय अधिकारिता के बाहर कि किसी महानगर क्षेत्र के संबंध में महानगर मजिस्ट्रेट की शक्तियों के प्रयोग करने के लिए सशक्त कर सकता है। अब ये कह रहा है कि कोई स्पेशल मजिस्ट्रेट बना दिया है और हाई कोर्ट को लग रहा है कोई महानगर क्षेत्र है, वहाँ कार्रवाई मतलब उसे लग रहा है कि वहाँ कोई मजिस्ट्रेट होना चाहिए, तो फिर क्या करेगा, वो विशेष मजिस्ट्रेट को महानगर मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ भी दे सकता है। तो ये हमारे थर्ड क्लॉज में कह दिया। तो हम एक बार और देख लेते हैं। सेक्शन 13 बताता है विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट को। तो पहला क्लॉज ये कह रहा है, अगर कोई विशेष मैटर आ रहे हैं, कोई एक मैटर पे मतलब बहुत सारे केस आ रहे हैं, जैसे डकैती पे बहुत सारे केस आ रहे हैं, रेप पे बहुत सारे केस आ रहे हैं, फैमिली मैटर पे बहुत सारे केस, तो उसके लिए क्या करता है कोर्ट, एक विशेष कोड बना देता है, मतलब स्पेशल कोड बना देता है। तो ये पहला क्लॉज ये कह रहा है, यदि केंद्र सरकार या राज्य सरकार को लगता है कि विशेष कोर्ट होना चाहिए तो उच्च न्यायालय से क्या करेगा, अनुरोध करेगा कि उच्च न्यायालय क्या करे, एक स्पेशल मजिस्ट्रेट बना दे। तो अब क्या करेगा, जो हाई कोर्ट होगा, या तो कोई व्यक्ति ऐसा हो जिसने सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रखा हो, या कोई सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट हो, उसे वो क्या करेगा, विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट नियुक्त कर देगा। ये पहला क्लॉज कह रहा है। और परंतु में ये बता दिया, विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट वही व्यक्ति नियुक्त किया जाएगा जिसके पास विधिक मामलों के संबंध में कोई अनुभव है, अर्हताएं हैं, उन्हें किया जाएगा। अब इसका सेकंड क्लॉज क्या कहता है, सेकंड क्लॉज ये कह रहा है कि जो स्पेशल कोर्ट में जो मजिस्ट्रेट नियुक्त किए जाएंगे उन्हें विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट कहा जाएगा, और जो हाई कोर्ट क्या करेगा, उसे एक टाइम में 1 वर्ष के लिए ही विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट बनाएगा। और थर्ड क्लॉज ये कह रहा है, थर्ड क्लॉज कह रहा, उच्च न्यायालय किसी विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट को अपनी स्थानीय अधिकारिता में वो कार्य तो कर ही रहा है, पर उसे लगता है हाई कोर्ट को कि महानगर क्षेत्र में इसे शक्ति दे देनी चाहिए, तो फिर क्या करेगा, महानगर मजिस्ट्रेट की शक्तियां भी दे सकता है। मतलब उच्च न्यायालय क्या कर सकता है, कोई विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट है और न्यायालय को लग रहा है कि महानगर क्षेत्र में मजिस्ट्रेट की जरूरत है, तो उसे क्या करेगा, महानगर मजिस्ट्रेट भी बना सकता है, उसकी शक्तियाँ भी दे सकता है। तो ये बता दिया हमारा ये वाला सेक्शन। अब आ जाते हैं हम सेक्शन 14। सेक्शन 14 बता रहा है न्यायिक मजिस्ट्रेट की स्थानीय अधिकारिता, मतलब जो न्यायिक मजिस्ट्रेट हैं वो उनकी क्या स्थानीय अधिकारिता होगी, कहाँ तक वो कार्य करेंगे, कौन कौन सी उनकी अधिकारिता होंगी, तो वो बता रहा है। तो इसमें पहला क्लॉज कहता है, उच्च न्यायालय के नियंत्रण के अधीन रहते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट समय समय पर उन क्षेत्रों की स्थानीय सीमा परिनिश्चित कर सकता है जिनके अंदर धारा 11 और धारा 13 के अधीन नियुक्त मजिस्ट्रेट उन सब शक्तियों का जिनमें से किन्हीं का प्रयोग कर सकेंगे इस संहिता के अधीन इनमें निहित है। तो ये पहला क्लॉज ये कह रहा है कि ये 14 बता रहा है न्यायिक मजिस्ट्रेट की स्थानीय अधिकारिता के बारे में। तो ये पहला क्लॉज कहता है कि उच्च न्यायालय क्या करेगा, उच्च न्यायालय के नियंत्रण के अधीन रहते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट समय समय पर क्या करेगा, जो न्यायिक मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं उनके जो कार्य हैं, कैसे कार्य करेंगे, कौन सी सीमाएं परिनिश्चित कर सकता है, तो कौन कर सकता है, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट करेगा उच्च न्यायालय के नियंत्रण के अधीन रहते हुए। तो जो न्यायिक मजिस्ट्रेट है या विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट वो कैसे कार्य करेंगे, तो उनके बारे में नियम कौन बनाएगा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बनाएगा, पर हाई कोर्ट के नियंत्रण में रहते हुए। इसमें पहला क्लॉज कह दिया। अब इसमें एक परंतु है, परंतु ये कह रहा है, परंतु विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय उस स्थानीय क्षेत्र के भीतर जिसके लिए वह स्थान स्थापित किया गया है किसी स्थान में अपनी बैठक कर सकता है। पर वो ये कह रहा है जो विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट होगा तो वो विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट जहाँ बताया जाएगा वो वहाँ अपने स्थानीय क्षेत्र में अपना कार्य करेगा। अब आ जाते हैं हम आगे, सेकंड क्लॉज क्या कह रहा है। तो इसका सेकंड क्लॉज कहता है ऐसे परिनिश्चित द्वारा जैसे उपबंधित है उसके सिवाय प्रत्येक ऐसे मजिस्ट्रेट की अधिकारिता और शक्तियों का विस्तार जिले में सर्वस्व होगा। तो ये कह रहा है जो न्यायिक मजिस्ट्रेट नियुक्त किए जाएंगे वो जिले में क्या करेंगे, जिले में उसकी जो शक्तियाँ होंगी शक्तियों का विस्तार जिले में सर्वत्र होगा। ठीक है। अब थर्ड कह रहा है जहाँ धारा 11, 13 और 18 मतलब 11, 13, 18 के अधीन नियुक्त मजिस्ट्रेट की स्थानीय अधिकारिता का विस्तार स्थिति उस जिले में महानगर क्षेत्र के जिसके भीतर वह मामूली तौर पर अपनी बैठक करता है बाहर किसी क्षेत्र तक वहाँ इस संहिता में सेशन न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के प्रतिनिधित्व
का ऐसे मजिस्ट्रेट के संबंध में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो यह अर्थ लगाया जाए कि वह उसकी स्थानीय अधिकारिता के संपूर्ण क्षेत्र के भीतर उक्त जिला या महानगर क्षेत्र के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले स्थानीय सेशन न्यायालय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देशित है। मतलब ये कह रहा है कोई 11 में न्यायिक मजिस्ट्रेट और जो 18 में है विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट और 13 में है विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट और 18 में है महानगर मजिस्ट्रेट, मतलब विशेष जो महानगर क्षेत्र के लिए विशेष मजिस्ट्रेट बनाया गया है वो 1 मिनट, हाँ विशेष महानगर मजिस्ट्रेट। मतलब पहला बता रहा है 11 में कौन सा मजिस्ट्रेट आएगा, न्यायिक मजिस्ट्रेट, 13 में आएगा विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट और 18 में आएगा महानगर विशेष महानगर मजिस्ट्रेट, 18 में आ गया। तो ये कह रहा है जो ये व्यक्ति नियुक्त किए जाएंगे वो स्थानीय अधिकारिता का उनका विस्तार कहाँ तक होगा, तो वो जिले में तो कार्य करेंगे ही, और महानगर के लिए विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट बनाया गया वो महानगर क्षेत्र में करेगा अपना कार्य, पर वो किस किस के अधीन होंगे, तो ये कह रहा है जो व्यक्ति होंगे वो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सेशन न्यायालय के और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के, और जो महानगर क्षेत्र में है जो स्पेशल मजिस्ट्रेट वो मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देशित होंगे, मतलब इनकी अधिकारिता के अंदर होंगे। किस किस की, जो सेशन न्यायालय है, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट है और मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देशित होंगे। तो ये कह रहा है ये वाला क्लॉज, तो ये कह रहा है जो स्पेशल मजिस्ट्रेट है, महानगर स्पेशल मजिस्ट्रेट है या न्यायिक मजिस्ट्रेट है वो सेशन न्यायालय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देशित होंगे। हाँ एक बार ये और देखते हैं क्लॉज। हाँ तो ये कह रहा है यहाँ धारा 11, धारा 13, धारा 18 के अधीन नियुक्त मजिस्ट्रेट की स्थानीय अधिकारिता का विस्तार यथास्थिति उस जिले में महानगर क्षेत्र के भीतर वह मामूली तौर पर अपनी बैठक करते हैं। मतलब जो 11 में मजिस्ट्रेट हैं न्यायिक मजिस्ट्रेट, 13 में स्पेशल मजिस्ट्रेट, 18 में महानगर विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट, वो क्या करेंगे उनकी जो स्थानीय क्षेत्र होगा उसमें अपने बैठक करेंगे। बाहर किसी क्षेत्र तक वहाँ तक इस संहिता में सेशन न्यायालय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देशित समझे जाएंगे। मतलब मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और सेशन न्यायालय और मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के प्रति ये निर्देश का मतलब उनके निर्देश के अधीन कार्य करेंगे। ऐसे मजिस्ट्रेट के संबंध में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो यह अर्थ लगाया जाए कि वह उसकी स्थानीय अधिकारिता के संपूर्ण क्षेत्र के भीतर उस जिला या महानगर क्षेत्र के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले स्थानीय यथास्थिति सेशन न्यायालय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देशित होंगे, मतलब इनके अंडर में कार्य करेंगे। अब आ जाते हैं हम सेक्शन 15। तो सेक्शन 15 कह रहा है न्यायिक मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होना, मतलब न्यायिक मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होना, मतलब ये किसके अधीनस्थ होगा, तो ये बता रहा है प्रत्येक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सेशन न्यायाधीश के अधीनस्थ होगा और प्रत्येक अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सेशन न्यायाधीश के साधारण नियंत्रण के अधीन रहते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होंगे। तो ये क्या कह रहा है, 15 वाला बता रहा है न्यायिक मजिस्ट्रेट किसके अधीनस्थ होंगे, तो पहला क्लॉज बताता है कि जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट है वो सेशन न्यायालय है उसके अधीनस्थ है, मतलब जो कार्य करेगा वो सेशन न्यायालय के नीचे आएगा, मतलब मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्या है, सेशन न्यायालय के अधीनस्थ होगा, मतलब उसके अंडर में आएगा। और प्रत्येक जो अन्य न्यायालय हैं वो सेशन न्यायालय के साधारण नियंत्रण के अधीन रहते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के भी अधीनस्थ होंगे। तो ये क्या कह रहा है, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट होगा वो सेशन न्यायालय के अधीनस्थ होगा, और जो बचे हुए और न्यायालय हैं वो सेशन न्यायालय के भी अधीनस्थ होंगे और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के भी अधीनस्थ होंगे। अब इसका सेकंड क्लॉज देखते हैं। सेकंड क्लॉज कह रहा है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अपने अधीनस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेटों में कार्य के वितरण के बारे में समय पर इस संहिता से संगत नियम बना सकता है या विशेष आदेश दे सकता है। तो ये कह रहा है कि जो मजिस्ट्रेट है, जो न्यायिक मजिस्ट्रेट है, उनके कार्य का वितरण कैसे होगा, मतलब कैसे कार्य करेंगे, कौन क्या करेंगे, वो सारा कौन देखेगा, वो देखेगा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। तो क्या कह रहा है, ये कह रहा है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अपने अधीनस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेटों में कार्य के वितरण के बारे में समय समय पर क्या बना कर सकेगा, नियम बना सकेगा या विशेष आदेश दे सकेगा। तो ये गया सेकंड क्लॉज। अब देख रहे हैं महानगर क्षेत्र के बारे में। अब ये ने पहले बता दिया न्यायिक मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ, अब ये बता रहा महानगर मजिस्ट्रेटों के न्यायालय के बारे में बता रहा है सेक्शन 16। तो अब ये कह रहा है महानगर मजिस्ट्रेटों के न्यायालय के बारे में बता रहा है 16। तो इसमें पहला क्लॉज कहता है प्रत्येक महानगर क्षेत्र में महानगर मजिस्ट्रेट के इतने न्यायालय ऐसे स्थानों में स्थापित किए जाएंगे जितने और जो राज्य सरकार उच्च न्यायालय के परामर्श के पश्चात अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करी। तो मतलब ये कह रहा है
कोई महानगर क्षेत्र है उनमें महानगर मजिस्ट्रेट के न्यायालय स्थापित किए जाएंगे। कितने किए जाएंगे? वो राज्य सरकार उच्च न्यायालय के परामर्श के पश्चात अधिसूचना हम बताए उतने किए जाएंगे। पहला बता दिया क्लॉज। सेकंड कह रहा है कि जो ये महानगर मजिस्ट्रेटों में जो न्यायालय बनाए जाएंगे उनके पीठासीन अधिकारी होंगे, उनकी नियुक्ति कौन करेगा? हाईकोर्ट करेगा। थर्ड कह रहा है प्रत्येक महानगर मजिस्ट्रेट की अधिकारिता और शक्तियों का विस्तार महानगर क्षेत्र में होगा। मतलब जो महानगर मजिस्ट्रेट होंगे वो अपनी शक्तियों का प्रयोग कहाँ करेंगे? महानगर क्षेत्र में सर्वस्व होगा। मतलब उनका कहाँ शक्तियों का यूज करेंगे? तो मतलब महानगर क्षेत्र में करेंगे। अब आ जाते हैं 17 सेक्शन 17 बता रहा है मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट और अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट। मतलब पहले बता दिया मुख्य महानगर वो महानगर मजिस्ट्रेट के बारे में, और 17 में बता रहा मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट और अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट। तो ये कह रहा है पहला क्लॉज, उच्च न्यायालय अपनी स्थानीय अधिकारिता के भीतर प्रत्येक महानगर क्षेत्र के संबंध में एक महानगर मजिस्ट्रेट को ऐसे महानगर क्षेत्र के मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट नियुक्त करेगा। तो ये कह रहा है उच्च न्यायालय अपनी स्थानीय अधिकारिता के भीतर, जो उच्च न्यायालय है अपनी स्थानीय अधिकारिता के भीतर प्रत्येक महानगर क्षेत्र में, मतलब एक कोई महानगर क्षेत्र है उसमें एक महानगर मजिस्ट्रेट को ऐसे महानगर क्षेत्र का मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट नियुक्त करेगा। मतलब हाईकोर्ट क्या करेगा? कोई महानगर क्षेत्र है वहाँ पे कौन है? कोई मजिस्ट्रेट महानगर मजिस्ट्रेट है, उसे क्या करेगा? मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट नियुक्त कर देगा। किसे? जो महानगर मजिस्ट्रेट होगा उसे क्या करेगा? मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट नियुक्त कर देगा उच्च न्यायालय। सेकंड बता रहा है उच्च न्यायालय किसी महानगर मजिस्ट्रेट को अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकता है और ऐसे मजिस्ट्रेट को इस संहिता के अधीन या तत्सम प्रवर्तित किसी अन्य विधि के अधीन मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट की सभी या कोई शक्ति है जिनका उच्च न्यायालय निर्देश दे देगा। तो क्या करेगा? पहले बता दिया कि जो उच्च न्यायालय क्या करेगा? कोई महानगर मजिस्ट्रेट है उसे मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट नियुक्त कर देगा। सेकंड क्लॉज में ये कह रहा है कि अगर हाई कोर्ट को लगता है कि कार्य ज़्यादा है तो फिर वो क्या करेगा? कोई जो महानगर मजिस्ट्रेट होगा उस मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकता है। महानगर मजिस्ट्रेट को अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट बना देगा। मतलब एक तो बना दिया उसने मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, पहले क्लॉज में बता दिया। सेकंड क्लॉज में बता रहा है कि उसे लगता है तो क्या करेगा? एक अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट की भी नियुक्ति करा देगा। तो हाईकोर्ट क्या करेगा? तो इसमें दो क्लॉज में पहले बता दिया हाईकोर्ट क्या करेगा? महानगर क्षेत्र में कोई महानगर मजिस्ट्रेट होगा उसे मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट बना देगा। सेकंड क्लॉज में बता रहा है उच्च न्यायालय को अगर लगता है महानगर क्षेत्र में कोई महानगर मजिस्ट्रेट है उसे क्या करेगा? अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट बना देगा और उसे मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट की जो शक्तियाँ उसे लगती हैं वो दे देगा। कौन दे देगा? हाईकोर्ट। अब विशेष महानगर मजिस्ट्रेट आ गए। अपर बता दिया, मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट बता दिया, अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट बता दिया, और अब बता रहा है विशेष महानगर मजिस्ट्रेट। अब महानगर क्षेत्र में कोई विशेष मैटर ज़्यादा आ रहे हैं किसी एक पॉइंट पे तो फिर उसके लिए कोई विशेष कोर्ट बनाया जाएगा, जैसे डकैती कोर्ट है, ठीक है, तो उसके लिए विशेष महानगर मजिस्ट्रेट बनाए जाएंगे। तो उसी के बारे में बता रहा है सेक्शन 18 महानगर क्षेत्र में। तो पहला क्लॉज कहता है केंद्र या राज्य सरकार उच्च न्यायालय से ऐसा करने का अनुरोध करेगी। कौन करेगा? केंद्र सरकार और राज्य सरकार स्पेशल कोर्ट बनाने के लिए महानगर क्षेत्र में क्या करेगी? अनुरोध करेगी। किससे? हाई कोर्ट से। तो उच्च न्यायालय किसी व्यक्ति को जो सरकार के अधीन साधारण पद धारण करता है या जिसके कोई पद धारण किया है अपनी स्थानीय अधिकारिता के भीतर किसी महानगर क्षेत्र में विशेष वर्ग के मामले के संबंध में महानगर मजिस्ट्रेट को संहिता द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त की जा सकने वाली सभी या कोई शक्ति दे सकता है। तो फिर क्या करेगा? अगर केंद्र सरकार राज्य सरकार उच्च न्यायालय से अनुरोध करती है तो उच्च न्यायालय क्या करेगा? कोई सरकार के अधीन का पद धारण किया हो या पद धारण करता है उस व्यक्ति को क्या करेगा? महानगर मजिस्ट्रेट बना देगा, विशेष महानगर मजिस्ट्रेट बना देगा। या फिर कोई व्यक्ति ऐसा है जो महानगर मजिस्ट्रेट है उसे क्या करेगा? विशेष महानगर मजिस्ट्रेट बना देगा। तो ये पहला क्लॉज बता रहा है। अब इसमें परंतु में ये कह रहा है कि विशेष महानगर मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को ही बनाया जाएगा जो विधिक मामलों के संबंध में अर्हता या अनुभव रखता है, उसे क्या बनाया जा सकेगा? विशेष महानगर मजिस्ट्रेट। ये परंतु में बता दिया। अब सेकंड क्लॉज ये कह रहा है कि जो व्यक्ति को हाईकोर्ट महानगर के लिए विशेष महानगर मजिस्ट्रेट बनाएगा उसे क्या कहेंगे? विशेष महानगर मजिस्ट्रेट कहेंगे। जो विशेष कोर्ट के लिए बनाएगा विशेष तो फिर उसे क्या कहेंगे? विशेष महानगर मजिस्ट्रेट कहेंगे। और वो कितने दिन के लिए बनाया जाएगा? तो एक समय में 1 वर्ष के लिए बनाया जाएगा। किसी मजिस्ट्रेट को विशेष महानगर मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति को नियुक्त किया जाएगा तो हाईकोर्ट कितने दिन के लिए करेगा? 1 वर्ष के लिए, ठीक है। अब आ जाए थर्ड क्लॉज ये कह रहा है
स्थिति उच्च न्यायालय या राज्य सरकार किसी महानगर मजिस्ट्रेट को महानगर क्षेत्र के बाहर किसी स्थानीय क्षेत्र में प्रथम वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सशक्त कर सकती है। तो अब ये बात वहाँ भी कही थी, तो ये वहाँ कही थी कि अगर कोई प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट है उसे क्या कर सकता है, न्यायालय उसे महानगर मजिस्ट्रेट बना सकता है। अब ये कह रहा है कोई महानगर क्षेत्र में कोई महानगर मजिस्ट्रेट है तो फिर न्यायालय क्या करेगा, जो महानगर क्षेत्र से बाहर क्षेत्र है उसके लिए उसे प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट भी नियुक्त कर सकता है। कौन कर सकता है, हाई कोर्ट। तो ये बता रहा है अगर कोई हाई कोर्ट चाहे तो क्या कर सकता है, कोई महानगर क्षेत्र में कोई मजिस्ट्रेट है उसे महानगर क्षेत्र से बाहर प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट भी बना सकता है। तो ये बता दिया हमारा थर्ड क्लॉज में। अब सेक्शन 19 ये कह रहा है महानगर मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होना। अब महानगर मजिस्ट्रेट है वो किसके अधीनस्थ होगा उसके बारे में बता रहा है। तो ये कह रहा है पहला क्लॉज, मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट और प्रत्येक अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट सेशन न्यायालय के अधीनस्थ होंगे। तो ये कह रहा है कि जो मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट है और अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट है वो किसके अधीनस्थ होंगे, सेशन न्यायालय के अधीनस्थ होंगे। पहला बता दिया। फिर कह रहा है और प्रत्येक अन्य महानगर मजिस्ट्रेट सेशन न्यायाधीश के साधारण नियंत्रण के अधीन रहते हुए मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होंगे। तो ये कह रहा है जो मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट है और अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट है वो तो सेशन न्यायालय के अधीनस्थ होंगे, पर जो महानगर क्षेत्र में और जो महानगर मजिस्ट्रेट है वो सेशन न्यायालय के अधीनस्थ भी होंगे और जो मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट है और अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट उसके अधीनस्थ भी होंगे। तो ये बता दिया हमारा पहला क्लॉज। अब सेकंड ये कह रहा उच्च न्यायालय संहिता के प्रयोजन के लिए परिनिश्चित कर सके कि अपर मुख्य महानगर का विस्तार तब यदि कोई हो मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होगा। तो ये कह रहा है जो अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट का विस्तार कहाँ तक होगा, वो किसके अधीनस्थ है। तो ये कह रहा है मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट किस विस्तार तक यदि कोई हो मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होगा। कितने तक होगा, वो अधीनस्थ होगा, वो हाईकोर्ट बताएगा कि मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होगा अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट। ठीक है, अब आगे थर्ड क्लॉज ये कह रहा है जो मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट में कार्य के वितरण के बारे में और अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट को कार्य के आवंटन के बारे में समय समय पर इस संहिता के संगत नियम बना सकेगा और विशेष आदेश दे सकेगा। अब ये कह रहा है कोई महानगर मजिस्ट्रेट है वो क्या करेगा, जो कोई मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट है तो क्या करेगा, मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट महानगर क्षेत्र में जो महानगर मजिस्ट्रेट है और तो उनके लिए क्या करेगा, कार्यों का वितरण करेगा। कौन करेगा, मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट। तो ये बता दिया थर्ड क्लॉज में। तो अब एक बार और देख लेते हैं सेक्शन 19। तो सेक्शन 19 ये कह रहा है महानगर मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होना। तो ये कह रहा है जो मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट होंगे और अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट होंगे वो सेशन न्यायाधीश के नियंत्रण में रहेंगे। ठीक है, सेशन न्यायाधीश के नियंत्रण में रहेंगे। ये बता दिया हमें फर्स्ट क्लॉज में कि जो मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट है और अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट वो सेशन न्यायालय के अधीनस्थ है, पर जो महानगर क्षेत्र में और जो मजिस्ट्रेट है वो क्या होंगे, वो सेशन न्यायाधीश के अधीनस्थ तो होंगे ही, उसके बाद भी मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट और अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होंगे। ये पहला क्लॉज बता दिया। सेकंड बता रहा है कि जो उच्च न्यायालय संहिता के प्रयोजन के लिए परिनिश्चित कर सके कि अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट किस विस्तार तक यदि कोई हो मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होगा। तो जो अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट है वो कब और कितना होगा, वो मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ, ये हाईकोर्ट बताएगा। और थर्ड ये कह रहा है कि जो मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के कार्य के वितरण के बारे में, जो मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट है वो महानगर क्षेत्र में और मजिस्ट्रेट हैं उनके कार्य के वितरण के बारे में और अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के कार्य के वितरण आवंटन के बारे में समय समय पर नियम बना सकेगा और विशेष आदेश दे सकेगा। ये कौन करेगा, मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट। ये थर्ड क्लॉज में बता दिया। अब आ जाते हैं हम कार्यपालक मजिस्ट्रेट के बारे में। तो इसमें पहला क्लॉज कह रहा है कार्यपालक मजिस्ट्रेट के बारे में। तो पहला कह रहा है राज्य सरकार प्रत्येक जिले में और प्रत्येक महानगर क्षेत्र में उतने व्यक्तियों को जितने वह उचित समझे कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकती है और इनमें एक को जिला मजिस्ट्रेट भी नियुक्त कर सकती है। तो ये कह रहा है सेक्शन 20 कार्यपालक मजिस्ट्रेट के बारे में। तो पहला क्लॉज ये कह रहा है कि राज्य सरकार क्या कर सकती है, प्रत्येक जिले में और प्रत्येक महानगर क्षेत्र में, मतलब प्रत्येक जिले में और महानगर क्षेत्र में, प्रत्येक महानगर क्षेत्र में एक व्यक्ति को तो क्या करेगी, कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त कर देगी और उनमें से ही एक व्यक्ति को जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त कर देगी। ठीक है, तो ये पहला क्लॉज बता दिया कि क्या करेगी राज्य सरकार, एक को कार्यपालक मजिस्ट्रेट और उनमें से ही एक को जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त कर देगी। ये पहला क्लॉज बता दिया। सेकंड क्लॉज कह रहा है राज्य सरकार किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को अपर जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकती है, पर जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट है उसे क्या करेगी,
अपर जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकती है, और ऐसे मजिस्ट्रेट की संहिता के अधीन या तत्सम प्रवर्तित किसी अन्य विधि के अधीन जिला मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ होंगी जो राज्य सरकार निर्दिष्ट करे। तो जो कार्यपालिक मजिस्ट्रेट को अपर जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त कर रही है ना, उसे राज्य सरकार क्या करेगी, जो उसे सही लगता है वो जिला मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ उसे दे देगी, अपर जिला मजिस्ट्रेट को। अब आ जाते हैं थर्ड क्लॉज। ये कह रहा है जब कभी किसी जिला मजिस्ट्रेट के पद की रिक्ति के परिणामस्वरूप कोई अधिकारी उस जिले के कार्यपालक प्रशासन के लिए अस्थायी रूप से उत्तरवर्ती होता है, तो ऐसे अधिकारी राज्य सरकार द्वारा आदेश दिए जाने तक क्रमशः उन सभी शक्तियों का प्रयोग कर्तव्यों का पालन करेगा जो इस संहिता द्वारा जिला मजिस्ट्रेट को प्रदत्त और उस अधिरोपित है। तो ये पहला थर्ड क्लॉज कह रहा है जब कभी किसी जिला मजिस्ट्रेट की पद रिक्ति हो जाती है तो फिर क्या करेंगे, जो जिले के कार्य प्रशासन के लिए जो और जो कार्यपालिक मजिस्ट्रेट बनाए गए, जो अपर जिला मजिस्ट्रेट बनाए गए, वो क्या करेंगे, उनका जो जिला मजिस्ट्रेट का कार्यभार होगा वो उसका कार्यभार संभालेंगे और वो उनकी शक्तियाँ उन्हें दे दी जाएंगी। तो ये कह रहा है थर्ड क्लॉज। तो थर्ड क्लॉज क्या कह रहा है, जब कभी किसी जिले के मजिस्ट्रेट की पदरिक्ति की परिणामस्वरूप, मतलब पदरिक्ति हो गई है किसकी, डीएम की, उस जिले के कार्य प्रशासन के लिए अब उस अस्थायी रूप से, मतलब अस्थायी रूप से क्या है, उसे जो जिला राज्य सरकार क्या करेगी, जो जिला मजिस्ट्रेट की शक्तियां हैं वो राज्य सरकार द्वारा आदेश दिए जाने तक उन सभी शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्य का पालन करेंगे जो इस संहिता द्वारा जिला मजिस्ट्रेट को प्रदत्त किए जाएंगे। कौन करेंगे, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट। अपर कार्यपालिक मजिस्ट्रेट और कार्यपालिक मजिस्ट्रेट क्या करेंगे, जिला मजिस्ट्रेट की जो कार्यभार है उसे संभालेंगे। अब आ जाते हैं क्लॉज 4 कह रहा है राज्य सरकार आवश्यकता अनुसार किसी कार्यपालिक मजिस्ट्रेट को उपखंड का भार साधक बना सकती है। अब राज्य सरकार क्या कर सकती है, कोई कार्यपालिक मजिस्ट्रेट है उसे किसी उपखंड के लिए उपखंड का भी उसे कार्यभार दे सकती है। उसे लग रहा है कोई उपखंड है वहाँ कार्यभार देना चाहिए किसी को, तो वो राज्य सरकार क्या करेगी, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट को उपखंड का भार साधक बना देगी और उसका भार साधन से मुक्त कर सकती है, और इस प्रकार इस उपखंड का भार साधन बनाए गए मजिस्ट्रेट को उपखंड मजिस्ट्रेट कहेंगे। ठीक है, जो उपखंड में किसी उपखंड में कोई कार्यपालिक मजिस्ट्रेट है उसे किसी उपखंड का मजिस्ट्रेट बनाया जाएगा तो उसे उपखंड मजिस्ट्रेट कहेंगे। तो ये बता दिया 4 में। अब 4A क्या कह रहा है, 4 ये कह रहा है राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा और ऐसे नियंत्रण और निर्देशों के अधीन रहते हुए जो वह आरोपित करना ठीक समझे और धारा 4 के अधीन अपनी शक्तियां जिला मजिस्ट्रेट की प्रत्यायित कर सकेंगे। मतलब ये कह रहा है राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा और नियंत्रण के अधीन रहेंगे, जो ये उपखंड मजिस्ट्रेट बनाए जाएंगे, ठीक है, और जिला मजिस्ट्रेट बनाए जाएंगे वो राज्य सरकार के अधीन रहेंगे। तो ये कह रहा है राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस ऐसे नियंत्रण और निर्देशों के अधीन रहते हुए जो आरोपित करना ठीक समझे वो धारा 4 के अधीन अपनी शक्तियां जिला मजिस्ट्रेट को प्रत्यायुक्त कर सकेंगे। तो ये बता दिया कि जो उपखंड मजिस्ट्रेट क्या होंगे, जिला मजिस्ट्रेट को मतलब जिला मजिस्ट्रेट के नीचे होंगे, के अधीन अपनी शक्तियां जिला मजिस्ट्रेट को प्रत्यायोजित कर सकेंगे, मतलब जो अपनी शक्तियां हैं उसे क्या कर सकेंगे, जिला मजिस्ट्रेट को दे सकेंगे। तो ये बता दिया। अब 5 इस धारा की कोई बात 10वें प्रवर्त किसी विधि के अधीन महानगर क्षेत्र के संबंध में कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की सब शक्तियां या उनमें से कोई शक्ति पुलिस आयुक्त को प्रदत्त करने से राज्य सरकार को प्रभावित नहीं करेगी। तो ये कह रहा है कि कोई भी ये धारा की कोई बात 10वें प्रवर्त किसी विधि के अधीन महानगर क्षेत्र के संबंध में कोई कार्यपालिक मजिस्ट्रेट है, तो ये कह रहा कोई कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की सब शक्तियां या उनमें से कोई शक्ति पुलिस आयुक्त को प्रदत्त करने से राज्य सरकार को प्रभावित नहीं करेगी। मतलब ये नहीं कहेगी कि आप क्या करो पुलिस आयुक्त को शक्तियां दे दो, ठीक है, रोकेगी नहीं, हाँ, प्रभावित नहीं करेगी। अब आ गया 21 कह रहा है विशेष कार्यपालिक मजिस्ट्रेट। अब ये बता रहा है कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के बारे में, तो इसमें विशेष कार्यपालिक मजिस्ट्रेट आ गए। तो ये कह रहा है राज्य सरकार विशिष्ट क्षेत्रों के लिए, कोई विशिष्ट क्षेत्र है उसके लिए कोई विशिष्ट कार्य हैं कृत्य हैं उनके पालन करने के लिए कार्यपालिक मजिस्ट्रेट को जो विशेष कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के रूप में ज्ञात होंगे, मतलब जो कार्यपालिक मजिस्ट्रेट होगा उसे क्या करेगा राज्य सरकार विशेष कार्यपालिक मजिस्ट्रेट नियुक्त कर देगी। इतनी अवधि के लिए जितनी वह उचित समझे, कितने दिन के लिए रहेगी, जितने दिन के लिए वो उचित समझे उतने दिन के लिए कार्यपालिक मजिस्ट्रेट को विशेष कार्यपालिक मजिस्ट्रेट नियुक्त कर देगा कौन, राज्य सरकार। और इस संहिता के अधीन कार्यपालिक मजिस्ट्रेट को प्रदत्त की जा सकने वाली शक्तियां ऐसी शक्तियां जिन्हें वह उचित समझे इन विशेष कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के प्रदत्त कर देगी। ठीक है, तो क्या करेगी, जितना राज्य सरकार को सही लगता है उतनी शक्तियां विशेष कार्यपालिक मजिस्ट्रेट को दे देगी।
अब आ जाते हैं 22 कह रहा है कार्यपालक मजिस्ट्रेट की स्थानीय अधिकारिता। अब ये कह रहा है जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट होंगे उनकी स्थानीय अधिकारिता क्या है। तो पहला क्लॉज कह रहा है राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन रहते हुए जिला मजिस्ट्रेट समय समय पर उन क्षेत्रों की स्थानीय सीमा परिनिश्चित कर सकता है जिनके अंदर कार्यपालक मजिस्ट्रेट उन सब शक्तियों का या उनमें से किन्हीं का प्रयोग कर सकेगा जो इस संहिता के अधीन निहित की जाए। तो ये कह रहा है, तो ये बताया कार्यपालक मजिस्ट्रेट की स्थानीय अधिकारिता बता रहा है। तो ये कह रहा है पहला क्लॉज कि राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन रहते हुए जिला मजिस्ट्रेट क्या करेगा, समय समय पर स्थानीय सीमाएं बताएगा कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट इस स्थानीय सीमा में कार्य करेंगे, ठीक है, और उनके लिए नियम भी बना देगा। तो ये बता रहा है 22। तो पहला क्लॉज क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन रहते हुए जिला मजिस्ट्रेट क्या करेगा, कार्यपालक मजिस्ट्रेट की जो स्थानीय सीमा है परिनिश्चित कर सकेगा जिनके अंदर कार्यपालक मजिस्ट्रेट उन सब शक्तियों का प्रयोग करेंगे। अब सेकंड क्लॉज कह रहा है ऐसे परिनिश्चित द्वारा जैसा उपबंध देगा उनके सिवाय प्रत्येक ऐसे मजिस्ट्रेट की अधिकारिता और शक्तियों का विस्तार जिले में सर्वस्व होगा। तो अब ये कह रहा है जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त किया जाएगा उसके जिले में क्या करेगा, अपनी शक्तियों का यूज सर्वस्व होगा उसका, ठीक है, पूरे जिले में अपनी शक्तियों का यूज कर सकेगा जो क्षेत्रों से दिया गया है उसके लिए। अब 23 कह रहा है कार्यपालक मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होना। अब कार्यपालक मजिस्ट्रेट किसके अधीनस्थ होंगे, अब ये आ रहा है 23। तो ये बता रहा है अपर जिला मजिस्ट्रेट से भिन्न सब कार्यपालक मजिस्ट्रेट जिला मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होंगे। तो ये पहला क्लॉज ये कह रहा है जो एडिशनल जिला मजिस्ट्रेट है उसे छोड़कर कार्यपालक मजिस्ट्रेट हैं सब कार्यपालक मजिस्ट्रेट जिला मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होंगे, ठीक है। तो ये पहला कह दिया यहाँ। और उपखंड मजिस्ट्रेट से भिन्न कोई उपखंड मजिस्ट्रेट से भिन्न प्रत्येक कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो उपखंड में शक्ति का प्रयोग कर रहा है जिला मजिस्ट्रेट के साधारण नियंत्रण के अधीन रहते हुए उपखंड मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होगा। तो ये कह रहा है जिला मजिस्ट्रेट और उपखंड मजिस्ट्रेट से भिन्न मतलब प्रत्येक कार्यपालक मजिस्ट्रेट है जो उपखंड में शक्ति का प्रयोग कर रहा है जिला मजिस्ट्रेट के साधारण नियंत्रण के अधीन रहते हुए उपखंड मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ भी होगा। तो क्या कह रहा है जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट है जो उपखंड में शक्ति का प्रयोग कर रहा है वो जिला मजिस्ट्रेट के साधारण नियंत्रण के अधीन रहते हुए उपखंड मजिस्ट्रेट के भी अधीनस्थ होगा। तो ये बता दिया। अब इसका सेकंड क्लॉज क्या कह रहा है, ये कह रहा है जिला मजिस्ट्रेट अपने अधीनस्थ कार्यपालक मजिस्ट्रेट में कार्य के वितरण के बारे में और अपर जिला मजिस्ट्रेट को कार्य के आवंटन के बारे में समय समय पर इस संहिता से संगत नियम बना सकेगा या विशेष आदेश दे सकेगा। तो ये कह रहा है कि अब जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट है और जो अपर जिला मजिस्ट्रेट है वो कैसे अपने कार्य करेंगे, उनके कार्य के वितरण के बारे में कौन नियम बनाएगा, जिला मजिस्ट्रेट नियम बना सकेगा कि जिले में जो अपर जिला मजिस्ट्रेट है और कार्यपालक मजिस्ट्रेट है तो कैसे कार्य करेंगे उनके बारे में समय समय पर नियम बनाएगा और कैसे कार्य का वितरण किया जाएगा उसके बारे में नियम बनाएगा। अब आगे लोक अभियोजक। तो अब इस लोक अभियोजक के बारे में देखते हैं। तो पहला क्लॉज कहता है प्रत्येक उच्च न्यायालय मतलब प्रत्येक हाई कोर्ट के लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात मतलब केंद्र सरकार या राज्य सरकार उच्च न्यायालय से परामर्श करने के बाद क्या करेगी, केंद्र या राज्य सरकार और की ओर से उच्च न्यायालय में किसी अभियोजन अपील या अन्य कार्रवाई के संचालन के लिए एक लोक अभियोजक नियुक्त करेगी और एक या अधिक अपर लोक अभियोजक नियुक्त करेगी। तो ये कह रहा है कि जो उच्च न्यायालय के लिए मतलब एक हाई कोर्ट के लिए कोई हाई कोर्ट है उसमें केंद्र सरकार या राज्य सरकार अपने मतलब उसके जो केंद्र सरकार के राज्य सरकार के जो भी केस होंगे या कोई कार्रवाई है उसके संचालन के लिए क्या करेगी, लोक अभियोजक नियुक्त करेगी उच्च न्यायालय से परामर्श करने के बाद। कौन करवाएगा, केंद्र सरकार राज्य सरकार क्या करेगी, परामर्श के पश्चात यथास्थिति केंद्रीय या राज्य सरकार की ओर से उच्च न्यायालय में कोई अभियोजन अपील या अन्य कार्रवाई के संचालन के लिए लोक अभियोजन नियुक्त करेगी। कौन करेगी, राज्य सरकार। अरे यार क्या हाँ, तो ये कह रहा है पहला क्लॉज कि प्रत्येक उच्च न्यायालय के लिए मतलब प्रत्येक उच्च न्यायालय में कोई केंद्र सरकार राज्य सरकार का कोई मामला या कोई कार्रवाई है उसके संचालन के लिए क्या करेगी, राज्य सरकार लोक अभियोजक नियुक्त करेगी और एक या एक से अधिक अपर लोक अभियोजक नियुक्त करेगी। तो किसके परामर्श से करेगी, उच्च न्यायालय के परामर्श से। ये पहले क्लॉज में कह दिया। सेकंड क्लॉज कह रहा है केंद्र सरकार किसी जिले या स्थानीय क्षेत्र में किसी मामले या किसी वर्ग के मामले के संचालन के प्रयोजन के लिए एक या अधिक लोक अभियोजक नियुक्त करेगी। पहले में बता दिया है कि क्या करेगी, केंद्र सरकार राज्य सरकार उच्च न्यायालय में
उच्च न्यायालय में अपने कार्य का संचालन करने के लिए, अपनी कार्रवाई संचालन करने के लिए लोक अभियोजक नियुक्त करेगी, और कुछ एक या एक से अधिक अपर लोक अभियोजक नियुक्त करेगी। ये पहले क्लॉज में बता दिया। सेकंड क्लॉज में ये कह रहा है कि केंद्र सरकार जिले में, अब पहले हाईकोर्ट में बता रही, अब जिले में बता रहा है कि जिले या स्थानीय क्षेत्र में किसी मामले के वर्ग के मामलों के संचालन के लिए तो क्या कर सकेगी केंद्र सरकार, लोक अभियोजक नियुक्त करेगी। तो ये बता दिया सेकंड के, कोई जिला है या स्थानीय क्षेत्र, उसमें अपने मामलों के संचालन के लिए, किसी वर्ग के मामलों के संचालन के लिए क्या करेगी, लोक अभियोजक नियुक्त करेगी केंद्र सरकार। तो कोर्ट में कौन उनके कार्य का संचालन करेगा, उसके लिए क्या करेगी, लोक अभियोजक नियुक्त करेगी केंद्र सरकार। अब सेकंड ये कह रहा है प्रत्येक जिले के लिए राज्य सरकार, अब पहले बता रही है केंद्र सरकार सेकंड क्लॉज में, अब थर्ड क्लॉज में बता रहा है कि राज्य सरकार, प्रत्येक जिले के लिए राज्य सरकार एक लोक अभियोजक नियुक्त करेगी और जिले के एक या अधिक अपर लोक अभियोजक नियुक्त करेगी। तो सेकंड में बता दिया क्या करेगी, अगर केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार को कोई मामला है जिले में या कोई स्थानीय क्षेत्र में, उनका संचालन कौन करेगा, तो उसके लिए वो लोक अभियोजक नियुक्त करेगी। अब केंद्र सरकार के बारे में बता दिया सेकंड क्लॉज। अब थर्ड क्लॉज में बता रहा है कि प्रत्येक जिले में राज्य सरकार क्या करेगी, एक लोक अभियोजक नियुक्त करेगी, क्योंकि उसका कार्यभार का संचालन कौन करेगा, तो उसके लिए वो कोर्ट में कौन करेगा, उसके कार्रवाई वगैरह हो रही है उनके संचालन, तो उसके लिए वो क्या करेगी, लोक अभियोजक नियुक्त कर देगी, कौन, राज्य सरकार, और एक या एक से अधिक अपर लोक अभियोजक नियुक्त करेगी। ये बता दिया थर्ड क्लॉज में। अब इसमें परंतु जोड़ा है, परंतु एक जिले के लिए नियुक्त लोक अभियोजक अपर लोक अभियोजक किसी अन्य जिले के लिए भी यथास्थिति लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक नियुक्त किए जा सकते हैं। और ये कह रहा है कोई एक जिले के लिए लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक नियुक्त किया गया है, वो किसी दूसरे जिले के लिए भी लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक नियुक्त कर सकती है, कौन, राज्य सरकार। अब इसमें 4 में ये कह रहा है क्लॉज 4 में कि जिला मजिस्ट्रेट सेशन न्यायाधीश के परामर्श से ऐसे व्यक्तियों के नामों का एक पैनल तैयार करेगा। कौन करेगा, जिला मजिस्ट्रेट सेशन न्यायालय के परामर्श से ऐसे व्यक्तियों का नामों का पैनल तैयार करेगा जो उसकी राय में जिले के लिए लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक नियुक्त होने के लिए योग्य हो। तो कौन करेगा, जिला मजिस्ट्रेट करेगा, सेशन न्यायालय से परामर्श करके कुछ लोग ऐसे लोगों को नियुक्त करेगा जो लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक नियुक्त होने के योग्य हो, उनका पैनल तैयार करेगा जिला मजिस्ट्रेट। अब सेकेंड क्लॉज क्या कह रहा है, फिफ्थ ये कह रहा कोई व्यक्ति राज्य सरकार द्वारा इस जिले के लिए लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि उसका नाम उपधारा 4 के अधीन जिला मजिस्ट्रेट के तैयार किए गए नामों के पैनल में ना हो। अब ये कह रहा है कि 5 वाला कि जो 4 में जो जिला मजिस्ट्रेट सेशन न्यायालय के परामर्श के बाद कुछ नाम रख रहा है लोक अभियोजक के और अपर लोक अभियोजक के नाम का पैनल तैयार कर रहा है, अगर तो 5th में ये कह रहा है कि जो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जो पैनल तैयार किया जा रहा है अगर उसमें जो नाम नहीं है तो फिर उस व्यक्ति को लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक नियुक्त नहीं किया जाएगा। अब 6 ये कह रहा है उपधारा 5 में किसी बात के होते हुए जहाँ किसी राज्य में अभियोजन अधिकारी का नियमित काडर है, मतलब राज्य में अभियोजन अधिकारी का अगर कोई काडर बना हुआ है वहाँ राज्य सरकार ऐसा काडर गठित करने के वाले व्यक्तियों में से किसी को लोक अभियोजक नियुक्त कर सकती है। ठीक है, तो ये 5th में बता दिया कि अगर 5th में जो क्लॉज 5 है उसमें ये तो कह दिया है कि जिला मजिस्ट्रेट नाम का पैनल तैयार करेगा, पर 6 में ये कह रहा है कि वो बात तो ठीक है पर उसके बाद भी अगर कोई राज्य है उसमें अभियोजन अधिकारी का नियमित काडर है, अगर उसने भी अगर नाम दे दिया है किसी व्यक्ति का, उसमें से कोई व्यक्ति लोक अभियोजक नियुक्त होने लायक है या पर लोक अभियोजक नियुक्त होने लायक है तो राज्य सरकार क्या करेगी, उन्हें भी नियुक्त कर देगी, लोक अभियोजक या पर लोक अभियोजक नियुक्त कर सकती है। अब इसमें परंतु का आ गया, परंतु की कह रहा परंतु जहाँ राज्य सरकार की राय में ऐसे काडर में से कोई व्यक्ति उपयुक्त व्यक्ति नियुक्ति के लिए उपलब्ध नहीं है वहाँ राज्य सरकार उपधारा 4 के अधीन जिला मजिस्ट्रेट द्वारा तैयार किए गए नामों के पैनल से लोक अभियोजक अपर लोक अभियोजक नियुक्त कर सकती है। तो ये बता रहा है कि या तो काडर हो राज्य में उसमें से लोक अभियोजक अपर लोक अभियोजक नियुक्त कर सकती है राज्य सरकार, या फिर जिला मजिस्ट्रेट उसके पैनल तैयार किया उसमें नाम हो तो फिर क्या कर सकते उन व्यक्तियों में से किसी को लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक नियुक्त कर सकती है। ये बता दिया परंतु में। अब 6 का ए बता रहा है, इसमें ए में बता रहा है कि अभियोजन अधिकारी का नियमित कार्य से अभियोजन अधिकारी का वह कार्य अभियोजक है जिसमें लोक अभियोजक चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो पद संबंधित जिसमें उस पद सहायता लोक अभियोजक की चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो पदोन्नति के लिए उपबंध किया जाएगा। ये तो ठीक है, इसमें ज़्यादा कोई नहीं है। अब हम देखते हैं
सेवन क्लॉज ये कह रहा है कोई भी एक उपधारा 1, 2, 3 या 6 के अधीन लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक नियुक्त किए जाने का पात्र तभी होगा जब वो कम से कम अधिवक्ता के तौर पर 7 वर्ष तक कार्य कर चुका हो। तब उसे क्या किया जा सकता है, लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, अब इसमें 8 में कह रहा है क्लॉज 8 में कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार किसी मामले या किसी वर्ग के मामलों के प्रयोजन के लिए किसी अधिवक्ता को जो कम से कम 10 वर्ष तक वित्त व्यवसाय कर सका हो उससे क्या करेगी, विशेष लोक अभियोजक नियुक्त कर सकती है। लोक अभियोजक अपर लोक अभियोजक नियुक्त करना है तो क्लॉज 7 बता रहा है कि 7 साल की प्रैक्टिस होनी चाहिए उस व्यक्ति को लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक नियुक्त करेगा। 8 बता रहा है कि केंद्र सरकार राज्य सरकार किसी विशेष लोक अभियोजक कब नियुक्त करेगी, जिस अधिवक्ता की कम से कम 10 वर्ष तक की प्रैक्टिस है उसे क्या करेगी और विशेष लोक अभियोजक नियुक्त कर देगी। ये क्लॉज 8 कह रहा है। अब इसमें एक परंतु जोड़ा गया है कि न्यायालय इस उपधारा के अधीन पीड़ित के अभियोजन की सहायता करने के लिए अपनी पसंद का अधिवक्ता रखने के लिए अनुज्ञात करेगी। हाँ, मतलब लोक अभियोजक अपर लोक अभियोजक तो नियुक्त करेंगे तो उसे तो पीड़ित को दिया ही जाएगा, सरकारी एडवोकेट दिया जाता है वो तो दिया ही जाएगा। अगर कोई पीड़ित है, अगर कोई प्राइवेट अधिवक्ता रख सकता है, अपनी पसंद का रखना चाहता है तो वो रख सकता है। ये बता दिए क्लॉज ये परंतु को बता दिया। अब 9 क्लॉज ये कह रहा है उपधारा 7 और उपधारा 8 के प्रयोजन के लिए इस अवधि के बारे में जिसके दौरान किसी व्यक्ति ने प्लीडर के रूप में वित्त व्यवसाय किया है या लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक या अन्य अभियोजक अधिकारी के रूप में चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो सेवा की है, चाहे संहिता के प्रारंभ से पहले की हो या पश्चात, यह समझा जाएगा कि वह ऐसी अवधि जिसके दौरान ऐसे व्यक्ति ने अधिवक्ता के रूप में वित्त व्यवसाय किया तो उसे क्या माना जाएगा कि उसने क्या किया है, वित्त व्यवसाय किया है। ये कह रहा है क्लॉज 9। अब 25 आ गया सेक्शन 25। सेक्शन 25 कह रहा है, सेक्शन 25 बता रहा है सहायक लोक अभियोजक। ऊपर बता दिया लोक अभियोजक अपर लोक अभियोजक, अब बता रहा है सहायक लोक अभियोजक। तो ये 25 कह रहा है, तो ये कह रहा है राज्य सरकार, पहला क्लॉज कहता है राज्य सरकार प्रत्येक जिले में मजिस्ट्रेट के न्यायालयों में मजिस्ट्रेट का संचालन करने के लिए एक या अधिक सहायक लोक अभियोजक नियुक्त कर सकती है। अब सहायक लोक अभियोजक कहाँ नियुक्त किए जाएंगे, जिले में मजिस्ट्रेट के न्यायालयों के लिए क्या करेगा, क्या होगा, हाँ, न्यायालय में अभियोजन का संचालन करने के लिए क्या करेगी, सहायक लोक अभियोजक नियुक्त कर देगी। राज्य सरकार क्या करेगी, जिले में जो मजिस्ट्रेट हैं उनके कोर्टों में जो कार्य का संचालन करना है उसके संचालन के लिए क्या करेगी राज्य सरकार, सहायक लोक अभियोजक नियुक्त कर देगी। कहाँ, मजिस्ट्रेटों के कोर्टों में। अब ये कह रहा है केंद्र सरकार क्या करेगी, मजिस्ट्रेट के न्यायालय में किसी मामले या किसी वर्ग के मामलों के संचालन के प्रयोजन के लिए या के लिए एक या अधिक सहायक लोक अभियोजक नियुक्त कर सकेगी। अब ये बता रहा है कि जो ऊपर बता रही है राज्य सरकार के बारे में, नीचे बता रहा है केंद्र सरकार के बारे में कि केंद्र सरकार भी क्या कर सकती है, जिले में मजिस्ट्रेट के न्यायालयों में किसी मैटर को संचालन करने के लिए, जो केस वगैरह है उसके संचालन करने के लिए वो भी क्या कर सकती है केंद्र सरकार, सहायक लोक अभियोजक नियुक्त कर सकती है, एक या एक से अधिक। तो ये बता दिया। अब आ रहा है क्लॉज सेकंड कह रहा है जैसा उपधारा 3 में उपबंध है उसके सिवाय कोई पुलिस अधिकारी सहायक लोक अभियोजक नियुक्त होने का पात्र है होगा। मतलब सहायक लोक अभियोजक उस व्यक्ति को भी बनाया जा सकता है जो पुलिस अधिकारी रहा हो, उसे सहायक लोक अभियोजक भी नियुक्त किया जा सकता है। अब क्लॉज थर्ड कह रहा है जहाँ कोई सहायक लोक अभियोजक किसी विशिष्ट मामले के प्रयोजन के लिए उपलब्ध नहीं है, मतलब कोई सहायक लोक अभियोजक उपलब्ध नहीं है, कोई मामला फंस गया है और उसमें क्या है, कोई सहायक लोक अभियोजक किसी विशिष्ट मामले के प्रयोजन के लिए उपलब्ध नहीं है, वहाँ जिला मजिस्ट्रेट किसी अन्य व्यक्ति को उस मामले का बार साधक सहायक लोक अभियोजक नियुक्त कर सकती है। तो क्या कर सकती है, अगर उसे लग रहा है कोई अर्जेंट मैटर है, उसके लिए क्या है, कोई लोक अभियोजक उपलब्ध नहीं है, तो फिर क्या करेगी, जिला मजिस्ट्रेट तो क्या करेगा, जिला मजिस्ट्रेट क्या करे, किसी व्यक्ति को बार साधक सहायक लोक अभियोजक नियुक्त कर सकता है। अब इसमें परंतु जोड़ा गया है, परंतु कोई पुलिस अधिकारी इस प्रकार नियुक्त नहीं है। मतलब ये तो बता दिया कि पुलिस अधिकारी को लोक अभियोजक नियुक्त किया जा सकता है, पर परंतु ने ये कह दिया किसी व्यक्ति को नहीं किया जा सकता। कौन से पुलिस अधिकारी हैं जिससे लोक अभियोजक नहीं नियुक्त किया जा सकता, तो ये बता रहा है, पहले बता दिया था कि पुलिस अधिकारी को भी लोक अभियोजक बनाया जा सकता है, पर इस थर्ड के क्लॉज में बता रहा है, थर्ड के परंतु में बता रहा है कि कौन सा पुलिस अधिकारी है जिससे लोक अभियोजक नहीं नियुक्त किया जा सकता। तो पहला बता रहा है यदि उसने उस अपराध के अन्वेषण में कोई भाग लिया है जिसके बारे में आयुक्त अभियोजन किया जा रहा है,
यदि वह निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का है। तो ये कह रहा है कोई जैसे कोई विशेष मामला है, उसमें कोई लोक अभियोजक नहीं है, तो जिला मजिस्ट्रेट क्या करेगा, किसी व्यक्ति को भारसाधक लोक अभियोजक नियुक्त कर सकता है। और अब भारसाधक लोक अभियोजक नियुक्त कर रहा है तो पुलिस वाले को भी कर सकता है। और कौन से पुलिस वाले को नहीं करेगा, तो ये कह रहा है उस व्यक्ति को नहीं करेगा जो उस अपराध का जो केस है उसी केस में इन्वेस्टिगेशन कर रहा है या कोई और कार्रवाई है उसमें भाग ले रहा है, तो उसे नहीं करेगा। या फिर वो निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का कोई पुलिस अधिकारी है, उसे भी क्या नहीं किया जाएगा, लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक नियुक्त नहीं करेगा। ये बता दिया। अब आ जाते 25A अभियोजन निर्देशालय के बारे में बता रहा है 25A। तो ये पहला क्लॉज इसका देखते हैं। तो कह रहा है राज्य सरकार एक अभियोजन निर्देशालय स्थापित कर सकेगी जिसमें एक अभियोजन निर्देशक और उतने अभियोजन उप निर्देशक होंगे जितने वह ठीक समझे। तो ये इसमें पहला क्लॉज ये कह रहा है 25A कहता है अभियोजन निर्देशालय में जो अभियोजक नियुक्त किए जाएंगे उनको निर्देशन के लिए निर्देशालय होगा। उसमें भी मतलब कोई अधिकारी होंगे जो उन्हें गाइडलाइंस करेंगे। तो ये बता रहा है गाइड करेंगे। तो ये बता रहा है 25A का अभियोजक निर्देशालय होगा। अब अभियोजक निर्देशालय होगा ये बता रहा है। तो ये बता रहा है क्लॉज 1 बता रहा है राज्य सरकार एक अभियोजक निर्देशालय स्थापित करेगी। तो राज्य सरकार क्या करेगी, अभियोजन निर्देशालय स्थापित करेगी जिसमें एक अभियोजन निर्देशक मतलब एक अभियोजन निर्देशक होगा और उसमें कुछ लोग होंगे जो उतने अभियोजन उप निर्देशक भी होंगे। मतलब जो अभियोजन निर्देशालय बनाएगी उसमें अभियोजन निर्देशक भी होगा और कुछ अभियोजन उप निर्देशक होंगे, जितने वह न्यायालय ठीक समझे उतने। अब आगे सेकंड क्लॉज। हाँ, पहला क्लॉज में बता दिया कि एक अभियोजन निर्देशालय होगा। राज्य सरकार क्या करेगी, राज्य सरकार एक अभियोजन निर्देशालय स्थापित करेगी, उसमें एक अभियोजन निर्देशक होगा और उतने जितने राज्य सरकार ठीक समझे उतने उप अभियोजन उप निर्देशक होंगे। पहला बता दिया। सेकंड क्लॉज ये कह रहा है कोई व्यक्ति अभियोजन निर्देशक या उप अभियोजन निर्देशन के रूप में नियुक्ति के लिए केवल तभी पात्र होगा यदि वह अधिवक्ता के रूप में कम से कम 10 वर्ष तक व्यवसाय कर रहा है और ऐसी नियुक्ति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से की जाएगी। तो ये कह रहा है जो अभियोजक निर्देशालय बनाया जाएगा उसमें अभियोजन निर्देशक और अभियोजन उप निर्देशक जो नियुक्त किए जाएंगे, उप अभियोजन निर्देशक नियुक्त किए जाएंगे, वो उन अधिवक्ताओं को किया जाएगा जिन्होंने कम से कम 10 वर्ष तक व्यवसाय किया है, 10 वर्ष की उनकी प्रैक्टिस है। और इनकी नियुक्ति कौन करेगा, तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से होगी उनकी नियुक्ति। इस सेकंड क्लॉज में बता दिया। थर्ड क्लॉज कह रहा है अभियोजन निर्देशालय या प्रधान अभियोजन निर्देशक मतलब या तो अभियोजन निर्देशालय का प्रधान अभियोजन निर्देशक होगा जो कि क्या होगा, गृह विभाग के प्रधान के प्रशासन नियंत्रण के अधीन कार्य करेगा। तो ये कह रहा है कि जो अभियोजन निर्देशालय बनेगा उसमें जो प्रधान अभियोजक निर्देशक होगा वो किसके अधीन नियंत्रण में कार्य करेगा, तो वो गृह विभाग के अधीन कार्य करेगा। ये बता दिया थर्ड क्लॉज में। अब फोर्थ बता रहा है प्रत्येक अभियोजन उप निर्देशक अभियोजन निर्देशक के अधीनस्थ होगा। अब ये कह रहा है जो अभियोजन उप निर्देशक है ना, वो अभियोजन निर्देशक के अधीनस्थ होंगे। ये बता दिया 4 में। 5 बता रहा है राज्य सरकार द्वारा धारा 24 के यथास्थिति उपधारा 1 और उपधारा 8 के अधीन उच्च न्यायालय में मामलों का संचालन करने के लिए नियुक्त किया गया कोई प्रत्येक लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक या विशेष लोक अभियोजक जो अभियोजन निर्देशन के अधीनस्थ होगा। तो ये कह रहा है जो राज्य सरकार द्वारा धारा 24 के अधीन जो लोक अभियोजक बताए गए हैं, अपर लोक अभियोजक बताए गए हैं या विशेष लोक अभियोजक बताए गए हैं, वो अभियोजक निर्देशक के अधीनस्थ होंगे। कि हेड कौन होगा, अभियोजक निर्देशक हेड होगा इनका। अब आ जाते हैं हम क्लॉज 6 में। क्लॉज 6 कह रहा है राज्य सरकार द्वारा धारा 24 के यथास्थिति उपधारा 3 या उपधारा 8 के अधीन जिला न्यायालय में मामलों का राज्य सरकार द्वारा धारा 24 के अधीन उपधारा 3 और 8 के अधीन जिला न्यायालय में मामलों का संचालन करने के लिए नियुक्त किए गए प्रत्येक लोक अभियोजक, अपर लोक अभियोजक, विशेष लोक अभियोजक और जो धारा 25 के अधीन उपधारा 1 के अधीन नियुक्त किए गए प्रत्येक सहायक लोक अभियोजक जो अभियोजन उप निर्देशक के अधीनस्थ होंगे। तो ये कह रहा है कि जो जिला न्यायालय के लिए जो उन्होंने लोक अभियोजक, अपर लोक अभियोजक और विशेष लोक अभियोजक जो नियुक्त किए हैं वो क्या होगा,
जो अभियोजक निर्देशक है उसके अधीनस्थ तो होंगे ही, पर उप निर्देशक के अधीनस्थ होंगे। तो अभियोजन उप निर्देशक के अधीनस्थ होंगे, जो जिला न्यायालय के लिए लोक अभियोजक, सहायक लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक या विशिष्ट लोक अभियोजक जो नियुक्त किए हैं राज्य सरकार ने, ये क्या होंगे, अभियोजन उप निर्देशक के अधीनस्थ होंगे। ये बता दिया 6 में। अब 7 बता रहा है अभियोजन निदेशक और अभियोजन उप निर्देशक की शक्तियां तथा कृत्य तथा वे क्षेत्र जिनके लिए प्रत्येक अभियोजन निर्देश नियुक्त किया जाएगा वे होंगे जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करे। तो ये कह रहा है जो अभियोजन निर्देशक जो बनाया गया है, जिस व्यक्ति को नियुक्त किया गया है, और जो अभियोजन उप निर्देशक बनाया गया है, निर्देशकों की शक्तियाँ, अभियोजन निर्देशक और अभियोजन उप निर्देशक की शक्तियाँ तथा कृत्य तथा वे क्षेत्र जिनके लिए प्रत्येक अभियोजन निर्देशक नियुक्त किया गया है वे होंगे जो राज्य सरकार बताएगी। राज्य सरकार बताएगी कौन से क्षेत्र में तुम्हें कार्य करना है और कौन सी शक्तियों का यूज करना है, किसे, अभियोजन निर्देशक को और अभियोजन उप निर्देशक को। कौन बताएगा, राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा बताएगी। ठीक है। अब 8 क्लॉज कह रहा है लोक अभियोजक के कृत्यों का पालन करने में इस धारा के उपबंध राज्य के महाधिवक्ता पर लागू नहीं होंगे। तो ये कह रहा है जो लोक अभियोजक के कृत्यों का पालन करने में इस धारा के उपबंध राज्य के महाधिवक्ता पर लागू नहीं होंगे। मतलब जो लोक अभियोजक हैं वो अलग हैं और महाधिवक्ता अलग हैं, जो राज्य के महाधिवक्ता हैं उन पे जो लोक अभियोजक के कृत्य और जो शक्तियाँ हैं लोक अभियोजक के कृत्यों का पालन करने में इस धारा के उपबंध राज्य के महाधिवक्ता पर लागू नहीं होंगे। मतलब जो लोक अभियोजक अपर लोक अभियोजक पे तो होंगे, अपर लोक अभियोजक, विशेष लोक अभियोजक, ये सारे जो नियुक्त किए जा रहे हैं उनमें क्या होगा, लोक अभियोजक के कृत्यों का पालन करने के लिए इस संहिता के अधीन होंगे। पर जो ये संहिता है वो महाधिवक्ता पर लागू नहीं होंगे। मतलब जो इसमें नियम दिए गए हैं वो महाधिवक्ता, जो राज्य के महाधिवक्ता उन पर वो नियम लागू नहीं होंगे। ये बता रहा है 8 क्लॉज। थैंक यू। आगे का हम आगे की वीडियो में करते हैं।